आज हम लोग पॉलिटी का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, उसके पहले हम लोग अपने वीडियो लेक्चर की टाइमिंग की बात कर लेते हैं। अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ही मिलेंगे और वो आपको ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को मिलेंगे। ठीक है, अभी जब तक लाइव क्लास का ऑप्शन नहीं है तब तक रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेंगे। पहले शुरू में पॉलिटी के लेक्चर मिलेंगे और फिर कुछ समय के बाद पॉलिटी और इन्वायरमेंट दोनों के लेक्चर मिलेंगे आपको। और जैसे लाइव क्लास का ऑप्शन आ जाएगा वैसे आपको लाइव क्लास भी मिलेंगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। और अगर आपने एक बार इसको अच्छे से बढ़िया से पढ़ लिया तो समझ लीजिए इससे बनने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन आप बेहद आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ एक बार आपको पहले इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं जो बोर्ड में लिखी हुई है। जितनी बार आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे समझ लीजिए आप उतनी बार क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो शब्द हैं उन शब्द का क्या क्रम है, कौन से शब्द प्रयोग हुए हैं, ये सब क्वेश्चन में आ चुका है और आगे भी आएंगे। ठीक है, तो इसको हम कई बार पढ़ें, अपनी नोट्स में इस प्रस्तावना को लगा लें, जिससे बार बार पढ़ेंगे तो इससे बनने वाले क्वेश्चनों को हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक बार मेरे साथ इस प्रस्तावना को आप लोग पढ़ें और देखें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इतनी बात, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको ये टॉपिक आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको अब पढ़ लिए हैं अच्छे से, तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। और बहुत ही आसान है इसको पढ़ने के बाद इसको डिफाइन करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के, ध्यान दीजिएगा, संविधान के आदर्शों, संविधान के उद्देश्यों, सरकार का स्वरूप, संविधान के स्रोत तथा संविधान के अंगीकृत होने की तिथि का संक्षेप उल्लेख है। बात समझ में आ रही है? फिर से इसके देख लीजिए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों का प्रतिबिंब है। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना में संविधान का दर्शन निहित है, इस तरह कह सकते हैं, प्रस्तावना में संविधान का दर्शन निहित है। संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा, अर्थात प्रस्तावना से हम संविधान का परिचय कर सकते हैं। तो ये तो आपको रही आपकी प्रस्तावना की परिभाषा, डिफिनीशन है।
अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितने शब्द प्रयोग किए गए हैं शब्दावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द कितनी बार आया, कौन सा शब्द आया है, कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं उल्लेखित है। जैसे हम आपसे पूछें कि संविधान की प्रस्तावना में संविधान शब्द कितनी बार आया है, तो आप देखेंगे पूरी प्रस्तावना को अगर आपने पढ़ा होगा तो पूरी प्रस्तावना में एक बार संविधान शब्द का उल्लेख है। पूरी प्रस्तावना में संविधान सभा का कितनी बार उल्लेख है या नहीं है, तो संविधान सभा का एक बार उल्लेख आपको मिलता है। आप देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है संविधान सभा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं कि ये प्रस्तावना हमारे संविधान में कैसे आई। तो यहाँ पर एक शब्द का उल्लेख है संविधान सभा। ध्यान दीजिएगा, ये संविधान सभा का कार्य है भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, और इस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश में ये संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसका कार्य है भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। और इस संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में संविधान सभा द्वारा परिवर्तित करके संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बना दिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारे संविधान की क्या बन गए, प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है, तो उनका आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। अर्थात हमारी प्रस्तावना किस पर आधारित है, उद्देश्य प्रस्ताव। वो उद्देश्य प्रस्ताव जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पेश किया। ठीक है, जिन्हें बाद में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रस्तावना किस पर आधारित है, उद्देश्य प्रस्ताव पर। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जबकि प्रस्तावना हमारे संविधान में शामिल हो इस बात का विचार हमने यूएसए के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग शुरू करेंगे। ये फिर से देखिए, प्रस्तावना में जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनको हम देख लेते हैं, उनका क्रम देख लेते हैं, फिर उन शब्दों का हम मतलब समझते हैं, उनका क्या मीनिंग है हमारी प्रस्तावना में, उसको हम अच्छे से समझेंगे। जैसे प्रस्तावना के अंदर भारत शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे राष्ट्र को संविधान की प्रस्तावना में किस नाम से संबोधित किया गया है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन में आ सकता है, प्रस्तावना में भारत लिखा हुआ है, ठीक है, भारतवर्ष लिखा हुआ है, हिंदुस्तान लिखा हुआ है, या और भी कोई नाम से संबोधित किया गया है। तो किस नाम से संबोधित किया गया है, भारत नाम से। ठीक है, इसी प्रकार ये महत्वपूर्ण शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, क्रम देखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्रम देखिएगा, सीधे क्रम से क्वेश्चन आते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में इन्हें जोड़ा गया। कब कैसे जोड़ा गया ये हम बात अच्छे से अभी करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो क्रम है उसको देखिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, कितनी न्याय की बात की गई है? 3 न्याय की बात की गई है, जिनका क्रम इस प्रकार। अभी हम इन सब का मतलब देखेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। इनका क्रम देखिए, स्वतंत्रता कितनी है? ये 5 स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। किस क्रम में? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। इसी प्रकार प्रतिष्ठा और अवसर की समता, कितनी समता है? 2 प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये पहले और अखंडता शब्द नहीं था, बाद में जोड़ा गया है, अभी इसको भी बात फिर करेंगे। तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है। ऐसी बंधुता जो निश्चित करेगी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। पूरी प्रस्तावना में किस बात का संकल्प लिया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, बंधुता बढ़ाने का संकल्प लिया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरे प्रस्तावना में किस बात का संकल्प व्यक्त किया गया है? तो बंधुता बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया गया है, ठीक है। संविधान सभा द्वारा आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान हम अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मर्पित करते हैं। ये सब अभी हम सारी शब्दावलियों का मतलब एक एक करके समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हिंदी से भी, हिंदी के महीने लिखे हैं, संवत लिखा है, विक्रम संवत का जिक्र है, इसको भी हम अभी बाद में देख लेंगे। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावलियों को देखते हैं। देखिए, प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग, ठीक है। हम भारत के लोग अपनी इस संविधान सभा में, मतलब ये संविधान सभा किसकी है? हमारी है। मतलब इस संविधान को किसने बनाया है? हमने बनाया है, मतलब भारत के लोगों ने बनाया है। और इस संविधान सभा ने हमारी स्वीकृति और सहमति से ही हमारे संविधान का निर्माण किया है। और जिस संविधान का निर्माण इस संविधान सभा ने किया है, उसी संविधान को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को हम उसे अंगीकृत करते हैं, उसको अपनाते हैं, उसको ये मानते हैं कि ये संविधान हमारा है, जिसको हमारी संविधान सभा ने बनाया है, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। ये तीनों शब्द देख लीजिएगा, उनका तीनों का क्रम शब्दों का जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। अधिनियमित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी विधेयक होता है उसे अधिनियम बनना है तो उसे पहले संसद में पेश किया जाता है। संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वो विधेयक अधिनियम बनता है, ठीक है। यहाँ पर संविधान भी एक कानून है और इस संविधान को जब संविधान सभा ने अधिनियमित कर दिया है तब ये हमारे देश का सर्वोच्च कानून बन गया, क्योंकि तब संविधान सभा ही थी, तब कोई संसद उस समय पर नहीं था। तो पूछा जाए कि हमारे संविधान को किसने अधिनियमित किया, तो संविधान सभा ने हमारे संविधान को अधिनियमित किया और ये देश का सर्वोच्च कानून है, ठीक है। आत्मर्पित करते हैं, आत्मर्पित करते हैं मतलब इसको हम अपने ऊपर लागू करते हैं। आज से हम
उसी प्रकार के आचरण करेंगे जो संवैधानिक मूल्यों के अनुसार होंगे। ऐसा कोई आचरण नहीं करेंगे जिससे हमारे संविधान की भावना आहत होगी, उसका नुकसान होगा। ऐसा हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि भारत के लोग, ठीक है, भारत को क्या करने जा रहे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। ठीक है, पावरफुल राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, एक संप्रभु राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। भैया ध्यान दीजिएगा, ये संप्रभु राष्ट्र कौन बनाने जा रहे हैं? भारत के लोग। अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य को करने जा रहा है, अगर वो पावरफुल होगा, उसमें शक्ति होगी, तभी तो वो कार्य को कर पाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ पर शक्ति का केंद्र कौन है? भारत के लोग। शक्ति किस पे केंद्रित है? भारत के लोगों पे। अर्थात हम कह सकते हैं भारत में प्रभुत्व संपन्न कौन है? संप्रभुता से भरा कौन है? संप्रभु कौन है? भारत के लोग, जिनमें शक्ति केंद्रित है। तभी तो वो भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, समाजवादी राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने जा रहे हैं। क्लियर है भाई? अब ये जो भारत के लोगों में शक्ति केंद्रित है, भारत के लोग जो संप्रभु हैं, इन्हीं से शक्ति प्राप्त करके संविधान सर्वोच्च बनता है। ध्यान दीजिएगा, संविधान अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? भारत के लोगों से प्राप्त करता है। क्लियर है? तो संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत पूछा जाए तो भारत की जनता, भारत के लोग ही संविधान के स्रोत हैं, क्योंकि वहीं से संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है। संविधान उन्हीं से उम्मीद करता है कि वो भारत के लोग ही भारत को संप्रभु बनाएंगे, संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि संविधान का स्रोत बताइए, तो भारत के लोग। पूछा जाएगा कि भारत में संप्रभु कौन है? सत्ता की शक्ति किसके पास है? भारत के लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में सत्ता की शक्ति का केंद्र कौन है? राष्ट्रपति पूछा जा सकता है, संसद ऑप्शन में हो सकता है, भारत के लोग। तो भारत के लोग, और इन्हीं से शक्ति प्राप्त करके भारत का संविधान क्या हो जाता है? सर्वोच्च हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये बात हो गई आपके स्रोत की। अगर तो ये बात हो गई आपके स्रोत की। अब देखते हैं भारत की प्रकृति कैसी है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, या इसी को हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कह सकते हैं, या इसे हम सार्वभौमिकता भी कहते हैं। ठीक है, संप्रभु राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र संप्रभु तब है जब वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं करे, किसी बाहरी शक्ति का उन पर कोई हस्तक्षेप ना हो। ऐसे राष्ट्र को हम संप्रभु राष्ट्र कहते हैं, और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। क्लियर है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का मतलब है ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक और बाह्य शक्तियों का निर्णय खुद करे। ठीक है, किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप उस पर ना हो। जैसे पहले हम पर ब्रिटेन का हस्तक्षेप हुआ करता था, हमारे लिए ब्रिटेन कानून बनाया करता था, मगर आज से ऐसा नहीं होगा। अब हम अपने निर्णय, कानून, नीतियां स्वयं बनाएंगे, क्योंकि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। क्लियर है? समाजवादी शब्द हमारी प्रस्तावना में पहले शामिल नहीं था। इसे हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा। समाजवादी विचारधारा हमारे संविधान में पहले से ही शामिल थी, और इस विचारधारा को हमारे संविधान में लागू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के द्वारा। हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा हम अपने संविधान को समाजवादी विचारधारा से जोड़ते हैं।
ठीक है। भारतीय समाजवाद, ध्यान दीजिएगा, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। और दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद हमेशा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आस्था रखता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर अपनी आस्था व्यक्त करता है। कौन सा समाज? लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो समाजवाद का विचार क्या है? भारत के संसाधनों पर, भारत के संसाधनों के उत्पादन और वितरण में निजी स्वामित्व ना होकर बल्कि सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए। यही है समाजवादी विचारधारा। मतलब हम इसको सरल भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि भारत के प्रत्येक संसाधन पर सभी का हक हो, सभी का अधिकार हो, ऐसी विचारधारा को हम समाजवादी विचारधारा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इसको राइट डाउन जरूर करते जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जब डिजाइन्ड क्वेश्चन बनते हैं तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। ठीक है, अब शब्द है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी धर्म को मान सकता है, किसी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, वो स्वतंत्र है। ठीक है, भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इट मीन्स कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये बात है इसमें स्पष्ट कही गई है। ठीक है, यहाँ धर्म शब्द का हम यहाँ पर भी देखेंगे एक बार। यहाँ पर भी धर्म शब्द आ रहा, धार्मिक स्वतंत्रता से वही मतलब है। हमारे संविधान के मूल अधिकार में आर्टिकल 15 आर्टिकल कहता है धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध है। मतलब हम धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर किसी से विभेद नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम एक पंथ निरपेक्ष, एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हैं। ठीक है, इस मूल अधिकार, हमारे मूल अधिकार में जो हमको एक अधिकार मिला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मिला हुआ है आर्टिकल अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको मूल अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, तो ये बात रही हमारे पंथ निरपेक्ष की। अब हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था ये एक शासन व्यवस्था है। ध्यान दीजिएगा, ये एक शासन व्यवस्था है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, लोकतंत्र भी कह सकते हैं, लोकतंत्र कह सकते हैं, प्रजातंत्र कह सकते हैं, लोकतंत्रात्मक कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी शब्द से आ जाए, प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, जनवादी भी कह सकते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये। लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। ये एक शासन व्यवस्था है। देखिएगा, अभी यहाँ से हम इसको फिर से जोड़ पाएंगे। तो हमने क्या कहा? लोकतांत्रिक व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। और आप देखिए कि ये सारा कार्य कौन कर रहा है?
भारत के लोग माने भारत की जनता क्या करने जा रही है? लोकतांत्रिक देश बनाने जा रही है भारत को। ठीक है, भारत को क्या बनाने जा रही है? लोकतांत्रिक, अर्थात ऐसी व्यवस्था वाला देश बनाने जा रही है जिसमें शक्ति किसके पास हो? जनता के पास हो। ठीक है, तो हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। और हम कहते हैं लोकतांत्रिक, बार बार कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। तभी तो हम इस शासन व्यवस्था को लागू करके भारत के समस्त नागरिकों को, मतलब हमारे सरकार का स्वरूप कैसा होगा? लोकतांत्रिक होगा, मतलब जनता के द्वारा बनी हुई होगी। तभी तो वो जनता का ध्यान रखेगी, जनता के लिए कार्य करेगी। ठीक है, और जनता के लिए न्याय की व्यवस्था करेगी, स्वतंत्रता की व्यवस्था करेगी, समानता की व्यवस्था करेगी। क्लियर है ये बात? तो ध्यान दीजिएगा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही ये जनता की सरकार है। और अब्राहम लिंकन साहब ने लोकतंत्र की परिभाषा दिया है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब है ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता पे निहित होती है, जनता पे केंद्रित होती है, जनता के हाथ में होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र दो प्रकार के हैं। ठीक है, लोकतंत्र दो प्रकार के हैं, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, इसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र है जिसमें जनता सीधे शासन में भागीदार होती है, सीधे रूप से। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र होते हैं जिसमें जनता सीधे तौर पर नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि सरकार पर नियंत्रण रखते हैं, या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, सरकार का गठन करते हैं। ऐसे लोकतंत्र को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो भारत में कैसा लोकतंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और ध्यान दीजिएगा, भारत ने अपने यहाँ की शासन व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था अपना करके इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हासिल किया। संसदीय शासन व्यवस्था के बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मगर यहाँ पर थोड़ी बात करेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था को भारत ने अपनाया है और इस संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात है, जनता इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को वयस्क मताधिकार के द्वारा अर्थात प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुनती है और वो प्रतिनिधि भारत के सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, वो हम जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब हम वो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक क्या है, अलग अलग उन दोनों में डिफरेंस क्या है, भारत में कौन सी व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में ध्यान दीजिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था में या प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा करती है और चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। इसकी और बहुत सारी विशेषता हैं। ठीक है, जैसे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यह सारी बात, उनमें दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी बस इतना ही यहाँ पर समझ लें। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। भारत में एक बात और समझ लीजिए लोकतंत्र से जुड़ी, भारत में सामाजिक लोकतंत्र है, भारत में सामाजिक लोकतंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र है और राजनैतिक लोकतंत्र है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि बिना सामाजिक लोकतंत्र हासिल किए हुए हम राजनैतिक
लोकतंत्र को कभी स्थायी नहीं बना सकते, या ऐसे कहिए कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि उनके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं कोट कर रहा हूं, ये डायरेक्ट अच्छे एग्जामों में डायरेक्ट ऐसी लाइन पूछी जाती हैं, क्लियर करिएगा। अंबेडकर जी कहते हैं राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। तो इतनी बात आप लोकतंत्र से जुड़ी हुई आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो बात समझ में ना आई हो उसको एक बार आप वीडियो को रोकें और इसके बाद उसको अच्छे से समझें, राइट डाउन करें, फिर आगे बढ़ें। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, इसको आपको मेहनत करनी है, जैसे कि आपको जितने भी डिजाइन क्वेश्चन हैं आप लोग आराम से उनको कर पाएं। तो इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं गणराज या गणतंत्र। ठीक है, गणराज से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका प्रमुख निर्वाचित होता है एक निश्चित अवधि के लिए, ना कि वंशानुगत होता है। ध्यान दीजिएगा, ना कि वंशानुगत होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, ना कि वंशानुगत होता है। फिर से समझिएगा इस बात को, गणराज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिस राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है एक निश्चित अवधि के लिए, ना कि वंशानुगत होता है, और भारत में ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख राष्ट्र का प्रमुख बना करके हमने गणराज्य को या गणतंत्र को सार्थक बना दिया, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है और एक निश्चित अवधि के लिए होता है। इसलिए भारत एक गणराज्य है और यहाँ पर किसी राजा का या राजा के बाद उसके पुत्र का शासन नहीं होगा, बल्कि यहाँ के राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है और जनता के द्वारा होता है अप्रत्यक्ष तौर पर और एक निश्चित अवधि के लिए। तो हमने ये भी देख लिया गणतंत्र या गणराज्य से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जब ये सब भारत को हम इस तरह के भारत के लोग ये सब भारत को बना देंगे तो फिर कहते हैं जो सरकार हमारी सरकार होगी, ध्यान दीजिएगा, जो सरकार हमारी सरकार होगी, लोकतांत्रिक सरकार होगी जिसको हमने बनाया है, वो सरकार अपने नागरिकों को क्या देने वाली है? न्याय देगी। कितनी न्याय देंगी? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ध्यान दीजिएगा कितने न्याय का उल्लेख है? 3 न्याय का उल्लेख है। और ये तीनों न्याय की विशेषता हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? रूसी क्रांति से लिया है, मतलब रूस की क्रांति से लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितनी न्याय का उल्लेख है? 3। अब देखते हैं भारत के संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से इस व्यवस्था को हासिल किया गया है। जैसे सामाजिक न्याय हमने देखा है अभी आर्टिकल 14 में, मूल अधिकार में देखा है, उसमें कहा गया है किसी को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम विभेद नहीं करेंगे। इससे ये बता रहे हैं कि मूल अधिकार के द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा इन न्याय व्यवस्था को हासिल किया जाता है। ठीक है, आर्थिक विषमता को पाटने के लिए, जो भी भारत में आर्थिक विषमता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे हम आर्थिक विषमताओं को दूर कर पाएंगे। राजनीतिक न्याय, ध्यान दीजिएगा, भारत की जनता को वयस्क मताधिकार का अधिकार दे करके हमने राजनीतिक न्याय को हासिल किया है। ठीक है, क्योंकि वयस्क जो भी व्यक्ति है वो जा करके मत का प्रयोग कर सकता है और अपनी सरकार चुन सकता है। ये राजनीतिक न्याय है। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता। न्याय कितनी थी? 3। कहाँ से ये व्यवस्था ली गई? रूसी। स्वतंत्रता कितनी है? 5। देखिएगा ध्यान से, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। एज इट इज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पहले ये क्वेश्चन में पूछा जाता कितनी स्वतंत्रता है, अब इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पूरा पूछा जा सकता है। कोई भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा कूट बना करके, आप 1 में 3 स्वतंत्रता, सेकंड में 3-4 स्वतंत्रता, और पूछा जाएगा कि कौन कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो ध्यान दीजिएगा, उनका नाम से याद होना चाहिए आपको, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और आपको पता होगा कि हमारे मूल अधिकार, हमारे जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकार में आर्टिकल 29 विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको देती हैं। ठीक है, तो हमारे मूल अधिकार हमको ये स्वतंत्रता, मूल अधिकारों के द्वारा ये हमको स्वतंत्रता हासिल होती है। और ध्यान दीजिएगा, हमारे स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया है। जब आप मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि अगर मूल अधिकारों का, किसी भी भारत के लोगों का के मूल अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करेगा। ठीक है, तो ये सब बातें आप वहाँ पर देखेंगे। तो कितनी स्वतंत्रता है? 5। ठीक है, और इनको हम अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखेंगे, स्वतंत्रता को अब मूल अधिकारों के द्वारा। क्लियर है? तो यहां तक बात हो गई। न्याय कितनी है? 3। स्वतंत्रता कितनी है? 5। समता, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ध्यान दीजिएगा, समता। कैसी समता? प्रतिष्ठा की, पद पाने की, अवसर मिले हमको भैया, अवसर की समानता भैया, अवसर पाने का हमको मिले भैया। देखिएगा, मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट, ये समता का पूरा मूल अधिकारों में से पहला मूल अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक का जो मूल अधिकार है वो समानता या समता का मूल अधिकार है। जैसे विधि के समक्ष समता, लोक नियोजन में, उपाधि में ये समानता का ही जिक्र किया गया है आर्टिकल 14 से 18 तक। कितने आर्टिकल हैं? 4 या 5? कुछ बच्चे इसमें बता देते हैं 4। गिन लीजिए भैया, काउंट कर लीजिए, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 5 समानता के अंतर्गत कितने मूल अधिकार हैं? 5। तो ये समता का अधिकार है जो हमारा मूल अधिकार है, और इसके द्वारा हम प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब देखिए, एक शब्द आ रहा है बंधुता। तो अब हम देखते हैं, एक शब्द है अब तो अब हम देखते हैं बंधुता। बंधुता मतलब है भाईचारे की भावना। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था करके हमने बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित किया है, भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया है। ठीक है, क्योंकि हम सबकी नागरिकता क्या है? भारतीय है, और हम सब लोग भारतीय हैं, इससे हमारे यहाँ पर भाईचारे की भावना बढ़ती है। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की गरिमा या उसका सम्मान भाईचारे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर आपस में बंधुत्व की भावना नहीं होगी, आपस में भाईचारे की भावना बहुत ज़्यादा पलेगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो अगर आप में व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो फिर भाईचारे की भावना
बढ़ेगी, प्रोत्साहित होगी। और व्यक्ति की गरिमा और सम्मान से जुड़ा हुआ एक मूल अधिकार का आर्टिकल है आर्टिकल 21, और उसमें कहा गया है गरिमापूर्ण जीवन। ठीक है, भारत के नागरिक गरिमापूर्ण जीवन जिएंगे, ऐसा हमको मूल अधिकार मिला हुआ है, और ये आर्टिकल 21 में व्यापक रूप से उल्लेखित है। जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे इसको। ठीक है, इसी प्रकार राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता भी हमारी बंधुत्व को बढ़ाने का कार्य करेगी। जब हमारे देश के सामने खुशी का अवसर हो तब हम सब लोग उसको मिल करके उसको एंजॉय करें, और जब भी हमारे देश के सामने कोई भी कष्ट हो, आपदा हो, तब हम सब लोग मिल करके भाईचारे की भावना से हम प्रॉब्लम को दूर करें, सॉल्व करें। ये हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता भी भाईचारे की भावना को बढ़ाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये बात का हम दृढ़ संकल्प लेते हैं कि ऐसा हम कार्य करें जिससे हमारी बंधुता, भाईचारे की भावना बढ़े। ठीक है, और ये आपने बाकी चीज़ आपने इससे जुड़ी हुई चीज़ें देख ही लिया है। तो अब इसमें एक बात अंत में और देख लीजिए, इससे जुड़ी हुई प्रस्तावना में संशोधन। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग प्रस्तावना का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें प्रस्तावना से जुड़े हुए वाद देखेंगे, जैसे वेरुबारीवाद, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, तो ये सारे हम सेकंड वीडियो में देखेंगे, और यहाँ पर हम केवल प्रस्तावना में संशोधन पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन। ठीक है, तो प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? एक बार संशोधन हुआ है। और प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इन सब का मतलब क्या है हम बाद में पढ़ेंगे आगे जब पॉलिटी में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, और उस संशोधन से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3। पहला शब्द था समाजवादी। क्रम देखिएगा भैया, समाजवादी पहला शब्द था जो पहले नहीं था। इसके बाद जो शब्द जोड़ा गया वो था पंथ निरपेक्ष, और इसके बाद जो शब्द जोड़ा गया और अखंडता। ठीक है, अखंडता शब्द या और अखंडता शब्द जोड़ा गया इसमें। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। उनका क्रम ये है, ये दोनों पहले पैरा में जोड़े गए। पहले पैरा संख्या नंबर 1 में और ये पैरा संख्या 6 में ये शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहले लेक्चर में, प्रस्तावना के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने इतनी बातें पढ़ी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा 1-2 बार तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है और ये आगे इससे और वीडियो बेहतर ही होते जाएंगे धीरे धीरे करते हुए, और आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे जैसे जैसे हम पॉलिटी में आगे प्रवेश करेंगे, ये आप विश्वास करिए। ठीक दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।